हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि जो हमने प्रैक्टिस पेपर किया दिया था। एक तो प्रैक्टिस पेपर जो पीरियडिक टेस्ट है, उसका प्रैक्टिस पेपर और मेन पेपर है, डिस्कस करवा दीजिए, बिकॉज हो सकता है बोर्ड्स में भी प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए हम एक बार रिवाइज करते हैं। आपको एक चीज़ जाने से पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि 3 पीरियडिक एज़ पर द सीबीएसई हमें 20 मार्क्स की जो इंटरनल है उसमें 20 में से 10 मार्क्स की हमें इंटरनल वेटेज सिर्फ पीरियडिक टेस्ट के ऊपर देनी है। तो मैंने जैसे आपको बताया था हम 3 पीरियडिक टेस्ट लेंगे, ठीक है। 3 पीरियडिक टेस्ट सारे के सारे 20 मार्क्स के होंगे, जिसको हम रिड्यूस कर देंगे 10 में से, ठीक है। और उसके बेसिस पे जो बेस्ट 2 रिज़ल्ट होंगे उनको हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे मैं ये इन्फॉर्मेशन किन को दे रहा हूँ कि अगर कुछ और भी स्टूडेंट देखना चाहते हैं या देख रहे हो तो उनको पता हो कि 3 पीरियडिक टेस्ट आपके कोर्स में, आपके पूरे सेशन में लेने हैं, जो सारे 20 मार्क्स के, 50 के, जितने की भी हो सकते हैं। हम उन मार्क्स को लेके उनको 10 में से रिड्यूस करते हैं और फिर जो उन तीनों में से बेस्ट 2 आता है उसको हम काउंट करते हैं। मान लेते हैं जैसे एक बच्चे के किसी पीरियड टेस्ट में 5 मार्क्स आए, फिर 7 आए और फिर 8 आए, तो बेस्ट 2 ये माने जाएंगे। तो बेस्ट 2 7 और 8 लेके ये आए 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, यानी 15 आउट ऑफ 20। तो इसका एवरेज हम निकाला तो 7.5 आ गया। तो राउंड ऑफ करके हम इसको लिख देंगे 8। तो 8 मार्क्स आपके 10 में से काउंट हो जाएंगे इंटरनल असेसमेंट में, राइट। और 10 नंबर की आपकी आपकी एक्टिविटी वगैरह है। तो एक्टिविटी टेस्ट में 5 नंबर, तो आपके फाइनल के एंड में जो एक एक्टिविटी करवाएंगे उसके मार्क्स है, ठीक है। मतलब 5 नंबर की फाइल है बेसिकली, और 3 नंबर का एक्टिविटी टेस्ट है, आखिरी में होगा साल के एंड में, जैसे प्रैक्टिकल होता है बच्चों का, 2 मार्क्स वाइवा के होते हैं। तो बट पीरियडिक टेस्ट के 10 नंबर हैं। तो हमने फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट कंडक्ट किया था लास्ट वीक, प्री मिड टर्म के को कहते हैं उसको। बट उससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया था ना बच्चों आपको, उसको पहले डिस्कस करते हैं और फिर मेन पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें मैंने सारी टाइप को कवर करने की कोशिश की। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ये, और इसमें एक और चीज़ बता दूं, मैंने पूरे जो सिलेबस है 13 चैप्टर, उसको ऐसे डिवाइड किया है कि फर्स्ट 4 चैप्टर को हम फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट में कवर करेंगे, जो हमने अक्टूबर में ले लिया। उसके बाद 5 से लेके 8 तक नेक्स्ट 4 चैप्टर को हम सेकेंड पीरियडिक में कवर करेंगे, जो आपका नवंबर मंथ के स्टार्टिंग में हो जाएगा। उसके बाद 9 से लेके 13 तक, यानी रिमेनिंग 5 चैप्टर जो हैं वो आपके दिसंबर मंथ में हो जाएंगे, जिसमें हम थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं फर्स्ट वीक में ही, सारे फर्स्ट वीक में, अक्टूबर फर्स्ट वीक, नवंबर फर्स्ट वीक एंड दिसंबर फर्स्ट वीक। जनरली ये प्री मिड टर्म और पोस्ट मिड टर्म होता है, बट क्योंकि कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाए तो अब हम इसको कंडक्ट करवा रहे हैं, राइट। तो दिसंबर तक आपका ऑब्वियसली पूरा कोर्स भी हो जाएगा, तो तब तक हम ये सारे टेस्ट भी कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट 4 चैप्टर हमारा सिलेबस था इसका, तो जिसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे दिया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 2 है, डिटरमिनेंट ऑफ बी 3 है, तो क्या 2a भी ये होगा। तो हमें ट्रू फॉल्स बताना था बेटा। तो हमें पता है फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई कॉन्स्टेंट 2 बाहर आता है डिटरमिनेंट से, तो उसकी पावर में आता है ऑर्डर, और इसका ऑर्डर 3 है, तो 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये इसका रिजल्ट होगा। और फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे। हालांकि कुछ बच्चों के डाउट्स है कि सर प्रॉपर्टीज़ तो नहीं आ रही, बट ये बेटा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है 4 मार्कर जो क्वेश्चन होते थे जिसमें अब रो और कॉलम को ऑपरेट करते थे, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर बेस 1 मार्कर आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमारा आंसर 8 इंटू 2 इंटू 3 होना चाहिए था, तो यानी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो आपको सिर्फ लिखना था ये फॉल्स है। 1 मार्क में हमें सिर्फ रिजल्ट बताना होता है। अगला क्वेश्चन था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जिसमें ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये जो A1 2 एलिमेंट होगा और 2 1 एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सिमेट्रिक में हमारे पास एक और डेफिनेशन होती है कि इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज AIJ इक्वल टू AJI। तो यानी इसका मतलब 3 + x जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ से हमें x पूछा था तो हम कह देंगे 1 आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच पूछी थी, तो प्रिंसिपल ब्रांच साइन इनवर्स x की आपको पता ही है -π/2 से π/2 होती है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 मार्क में हमें आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि इक्विवेलेंस है। अब आप देख रहे हो कि बेटा 1 2 और 3 आ रहे हैं और सबकी पेयरिंग अपने साथ बैठी है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो श्योर है। अब सिमेट्रिक में क्या होता था कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो 1 1 का रिवर्स 1 1 ही होगा, 2 2 का रिवर्स 2 2 ही होगा, और 3 3 का रिवर्स 3 3 होगा, यानी हर एलिमेंट का रिवर्स बैठा, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। अब यानी ये ऑप्शन गई, क्योंकि सिर्फ रिफ्लेक्सिव थोड़ी सिमेट्रिक भी है।
अब हमारे पास बचती है ये वाली बात। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं लिखा तो ये भी गई, तो हमारे पास बी ऑप्शन बचती है और डी। और ट्रांजिटिव जो रिलेशन होता है उसमें क्या कंडीशन होती है कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा तो हम उसको ट्रांजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पे 1 अगर ये फिनिश हो रहा है तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। ऐसे सेम 2 के लिए, ऐसे 3 के लिए। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। और नहीं तो मैंने आपको अपने ट्यूटोरियल में एक और चीज़ बताई थी, आपने अगर रिलेशन के ट्यूटोरियल देखे होंगे तो ये तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जिसमें सारे एलिमेंट अपने साथ पेयरिंग बनाते हैं बस, ओनली, है ना। तो इसका आंसर था इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में था आपका कि भी शो करो ये ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो शो करिए ए बी प्लस बी सिमेट्रिक होगा। तो ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है कि ना ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और आपको दिया हुआ है कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, और आपको शो करना है कि ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है। तो हम क्या करते हैं, ए बी प्लस बी ए को एक पी मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं। अब हमें शो करना है कि सिमेट्रिक है, तो मीन्स वी हैव टू शो दैट कि पी का जो ट्रांसपोज है वो पी के इक्वल आएगा, तभी तो हमें कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमें शो करना है, तो शो करते हैं ज़रा। तो पी का ट्रांसपोज जब लेंगे, यानी इस पूरी इक्वेशन का जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज लेते हैं ज़रा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज यानी ए बी का ट्रांसपोज, फिर आ जाएगा आपके पास बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी होती है ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने पे ये अलग अलग उसी ऑर्डर में हो जाते हैं। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आता है। तो उस प्रॉपर्टी से कर दिया। अब प्रोडक्ट आ गया, तो प्रोडक्ट में तो रिवर्स ऑर्डर होता है। तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो रिवर्स ऑर्डर में होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इस ऑर्डर में प्रोडक्ट होता है। अब क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल दिया हुआ है, तो हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। अब सम के अंदर ए बी प्लस बी ए को हम बी ए प्लस ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स में सम तो एडिशन तो कॉम्बिनेटिव होता है, और ये हमारा पी मैट्रिक्स बन गया। तो क्योंकि पी ट्रांसपोज पी के इक्वल आ गया, इसका हम कह सकते हैं कि ये ऐसे ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और ये 2 मार्क का था। अब 6 मार्क तो बहुत आसान था क्वेश्चन। tan इनवर्स ऑफ -1 निकालना है, माइनस बाहर ले आएंगे tan इनवर्स से, तो ये आ जाएगा -π/4। देखिए tan इनवर्स जो होता है वो हमारा tan इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो π/4 पे होता है। साइन इनवर्स हाफ, यानी साइन की टेबल में हाफ का पता है तो हम कहेंगे 30 डिग्री, π/6 हो जाएगा। और कॉस के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो कॉस के अंदर नेगेटिव आता है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ कर दिया, और कॉस की टेबल में हाफ होता है π/3 में। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया आपका सबका 12, तो ये बन गया -3π + 2π, और ये बन रहा है एक तरह से 2π/3। तो 2π/3 3 एलसीएम है, तो 8π/3 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ गया ये आ गया -π -8π, तो -9π/12, -9π/12। तो -9π/12 का मतलब हो गया आपका -3/4, है ना। तो ये आ गया -3π/4। तो ये ऑप्शन हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो यूजिंग डिटरमिनेंट। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, अगर वर्टिसेस पता हो तो उसका फॉर्मूला था 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट वर्टेक्स सेकंड वर्टेक्स, यानी फर्स्ट वर्टेक्स मीन्स 2 0, फिर सेकंड वर्टेक्स मीन्स 4 5, और फिर थर्ड वर्टेक्स में 6 3, और यहाँ होता है 1 1 1। ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जिसमें वर्टिसेस दी होती है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देखते ज़रा। हाँ, तो अब इसको, और एक चीज़ और, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मॉड भी लगा होता है आपको, है ना, डिटरमिनेंट के आगे मॉड भी लगा होता है, क्योंकि ये एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है ना यहाँ पे, तो वो तो बाद में लगा देंगे। तो अब डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं पता है आपको, पहले 2, फिर इसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो आएगा 5 - 3 यानी 2,
मैं रो के लॉन्ग खोल रहा हूँ तो अगली टर्म 0 है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 1 के लॉन्ग खोलेंगे तो A13 का कोफिट आएगा 12 माइनस 30, 12 माइनस 30 तो -18 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते तो क्या आ जाएगा 1/2, 4 माइनस 18 इज -14, बट मॉड लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये 14/2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो एरिया हो गया वो 7 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, ठीक है ना। तो ये एरिया आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत ही आसान पेपर, प्रैक्टिस पेपर बनाया था मैंने। अब अगला क्वेश्चन है कि 4x+3 को बाइजेक्टिव प्रूव करो। तो कैसे प्रूव करेंगे बाइजेक्टिव, एक बार देख लेते हैं। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या करना होता है पता है ना हमको, पहले आपको 1 to 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है हम इसको प्रूव करेंगे, ये 1 to 1 फंक्शन है। तो हम कहेंगे कि लेट fx1 इक्वल टू fx2, हमने इसको ऐसे मान लिया। अब 4x1 + 3 जो होगा 4x2 + 3 के इक्वल है, क्योंकि fx1 इक्वल टू fx2 रखा हमने, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। 4x1 इक्वल टू 4x2 आ गया, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, तो x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो अगर हमने बोला कि इफ़ fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, सो दिस मीन्स फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन। हमारा फंक्शन 1 to 1 है, ठीक है ना। अब हमें शो करना है कि क्या है, ये ऑन टू फंक्शन भी है, यानी रेंज इक्वल टू कोडोमेन है। तो कैसे करेंगे, तो हमने y को fx माना, y की वैल्यू 4x+3 लिखी। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो y - 3 इक्वल टू 4x हो गया। x की वैल्यू आपके पास y - 3/4 हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन आया है ये तो हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y, तो इसकी जो डोमेन हो गई इस पॉलिनोमियल की वो तो होगी ऑल रियल नंबर। तो यानी हमारा रेंज आ गया ऑल रियल नंबर, और रेंज और को डोमेन बराबर है, क्योंकि हमें इस फंक्शन की ना को डोमेन भी आर दे रखी थी। तो अगर रेंज इक्वल टू को डोमेन हो जाता तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम कहेंगे एज फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑन टू बोथ। तो ये क्या बन जाएगा, इट इज हम क्या लिख देते हैं, एज fx इज 1 to 1 फंक्शन and on to both, so fx is bijective फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमने ये शो कर दिया। और अभी पहले तो वैसे ये बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी है, बट इन्वर्टिबल हमारे कोर्स से इस बार के लिए कटा हुआ है तो हम यहीं तक छोड़ देते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या था, उसके बाद हमें लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ना, यहाँ पे हमें एक बार देख लेते हैं जरा इसको। ये सारे क्वेश्चन तो अब हमने कर डाले, 8 तक सारे क्वेश्चन हो गए आपके बेटा। 9th क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टी बेस्ड था, कि भी पहले हमने ना इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना था, ए और बी का, और ए और बी का प्रोडक्ट निकाल के फिर हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ऐसी कोई टाइप आती है तो ये जो ए और बी का प्रोडक्ट होगा ये स्केलर प्रोडक्ट आएगा। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं ना, स्केलर मैट्रिक्स आएगा एक तरह से। कैसे, एक बार देखिए, एक बार मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ए और बी हम मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और आपको बता था ये डायगोनल मैट्रिक्स जैसे पढ़ा था आपने, डायगोनल सेम होते हैं, तो डायगोनल में भी अगर सेम एलिमेंट आ जाएंगे तो स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो आपको बता चुका हूँ कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये स्केलर मैट्रिक्स ही आना चाहिए, और आएगा भी। अगर नहीं आ रहा तो यानी कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है या आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया। एक बार मैं यही आपको बता देता हूँ कि ये मल्टीप्लाई करके स्केलर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो ज़रा, तो करते हैं एक बार मल्टीप्लाई, देखिए क्या आएगा। और मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है। पहले हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ना, फर्स्ट वाले से, तो क्या आ जाएगा, -4 + 4 यानी 0 + 8। तो ये आ रहा है आपके पास
8। तो अगर ये 8 आ गया तो आप डायरेक्टली इसको गैस भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ये ही आएगा, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल्स के अलावा, एलिमेंट के अलावा सब 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट सारे 8 होंगे। अब चेक कर लो, अब इस वाली रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -4, ठीक है, माइनस सॉरी +4, क्योंकि -, प्लस है, -8 + 4, 4 + 4 8, 8 - 8 0। उसके बाद -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4 -8 + 12, तो -4 -8 इस -12 + 12 0। तो देखो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो यानी फर्स्ट पार्ट तो हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, कह देंगे भी ए बी तो हमारा 8 आई आ रहा है। हम कह देंगे यहाँ पे कि हमने सॉल्व किया, हम इसको करके सॉल्व करके दिखाना था और कहना था कि जो ए बी है वो 8 आई आ रहा है, ठीक है ना। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। आउट ऑफ 6 मार्क्स 2 मार्क्स इस मल्टीप्लिकेशन के थे, शो करने के लिए कि भी ए बी जो आ रहा है हमारे पास वो 8 आई आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इस रिजल्ट के बेसिस पे। तो उस रिजल्ट के बेसिस पे कैसे शो करेंगे, देखिए ज़रा, आपको ना इक्वेशन दे रखी है तो उस इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार ज़रा। तो हम कहेंगे जो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, देखें, x - 2y x - y plus z = 4, x - y z = 4, एक ये दिया हुआ है। फिर x - 2y - 2z = 9, x - 2y - 2z = 9, और लास्ट इक्वेशन दी हुई है हमें, ये रही, 2x + y + 3z = 1, 2x + y + 3z = 1। अब जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे भी ये तो बन रहा है 1, ये -1, ये 1, ये बन रहा है 1 -2 -2 1 3, और यहाँ पे हम लिख देंगे XYZ, और इधर आ जाएगा आपके पास 4 9 1। अब हम देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ना, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स बन रहा है, तो हम इसको लिख देंगे बी, इसको x और इसको c। हो सकता था ये ए भी बन रहा हो। अब बी को हटाने के लिए हमने क्या किया, बी इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास x क्या आ गया, x आ गया आपके पास बी इनवर्स सी। अब आपको बोला गया था कि रिजल्ट को यूज़ करके सॉल्व करो, तो हम इसमें बी इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर नहीं निकालने थे बेटा, हमने यहाँ पे ए बी को 8 आई प्रूव कर दिया है, तो हम यहाँ से ही बी इनवर्स निकालना था। कैसे निकाला था, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स कर देता हूँ, तो ये मेरा आई बन जाएगा, तो a × आई ए हो गया, तो ये मेरे पास ए हो गया, ये 8 × बी इनवर्स हो गया, तो बी इनवर्स की वैल्यू मेरे पास आ गई a/8। तो जो मेरे पास x था वो क्या था, बी इनवर्स × सी, यानी मैं इसको बी इनवर्स की वैल्यू a/8 पुट कर देता हूँ। अब मेरे को x निकालने के लिए 1/8 AC करना है, ठीक है ना, 1/8 AC करना है। तो अब हम a की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर c से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो c हमारा क्या था, c हमारे पास है जो कांस्टेंट है इनका 491, यहाँ पुट कर देते हैं 491, और यहाँ पे हम a मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो a मैट्रिक्स क्या है, देखिए, a मैट्रिक्स है आपके पास -4 4 4 -4 4 और 4, उसके बाद हमारे पास है -7 1 3 -7 1 3, और उसके बाद लास्ट रो है 5 - 3 -1, 5 - 3 -1।
अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कितना आएगा? ये आएगा -16 + 36 + 4। यह आ जाएगा -28 + 9 + 3। यह आ जाएगा 20 -27 -1। तो यह आ जाएगा आपके पास 40 -16 करेंगे तो 24। यह आ जाएगा -16 और ये आ रहा है -8। तो जब 8 से अंदर डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 3 -2 -1। तो हम कह देंगे x आ रहा है हमारे पास 3, y आ रहा है -2 और z आ रहा है -1। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चलते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस करते हैं ज़रा। एक्चुअल क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये था हमारा एक्चुअल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो बिल्कुल सिलेबस तो वही था, तो पैटर्न ऑलमोस्ट वैसे ही बनने था। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालो। तो हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है ना। तो आपको ए बी निकालने की जरूरत नहीं थी, आप ए का डिटरमिनेंट निकालो। क्या आ जाएगा? 10 - 4। तो 10 - 4 आ जाएगा 6, ठीक है ना। अब आप ये निकालो 15 - 8। 15 - 8 हो जाएगा 7। तो आपका प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये आ जाएगा 42। तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए बी 42 आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान था। 10 - 4 और 15 - 8। अगर आप ए बी का डिटरमिनेंट ए बी निकाल के फिर डिटरमिनेंट निकाल दो तब भी यही आता, बट ये डायरेक्ट ही हो रहा था। अब अगला है ए स्क्वायर निकालो। तो एक चीज़ देखो बेटा, ए स्क्वायर वैसे तो हम तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ए इंटू ए करके। बट अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स हो तो ए स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर भी डायगोनल मैट्रिक्स आएगा और डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट डायरेक्टली इसकी पावर को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ए स्क्वायर निकालना है तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। ए क्यूब निकालना है तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। जो भी पावर निकालना है वो एलिमेंट की पावर हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 4 होगा और 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, बट ये तभी करना है जब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है ना। थर्ड पूछा गया था कि कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज निकालो। तो इसकी प्रिंसिपल रेंज तो बहुत आसान होती है हमारे पास 0 to π। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब पूछा गया था कि इफ़ आर एन आर एम को हम इफ़ आर डिवाइड एन डिवाइड एम है, यानी एन एम को डिवाइड करता है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमने क्वेश्चन किया हुआ है, हमें पता है कि अगर 1 2 को डिवाइड करता है तो 2 1 को डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब आर सिमेट्रिक तो श्योर नहीं है। तो अगर सिमेट्रिक श्योर नहीं है तो यानी सी ऑप्शन गई, बी ऑप्शन गई और डी ऑप्शन गई और डायरेक्टली हमारे पास ये आ रही है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन बना दिया था मैंने जान के कि भी ऐसा करना है। अदरवाइज हमने क्वेश्चन किया हुआ है कि जो हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, इसलिए आर डिवाइड एन तो यानी रिफ्लेक्सिव होता है। और अगर एक एन एम को डिवाइड करता है और एम पी को डिवाइड करता है तो एन पी को डिवाइड करता है ना। हमने करा हुआ है क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। अब हमें यहाँ पे माइनस को प्रूव करना था कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी एस क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल दिया हुआ है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जो ए बी माइनस बी है उसको पी मान लेते हैं। नाउ वी हैव टू शो दैट कि पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी आना चाहिए, तभी तो ये शो करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब माइनस में भी वही प्रॉपर्टी लगती है कि पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा माइनस दूसरे वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा, और प्रोडक्ट में रिवर्स होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ये बी ये ए ये बी। अब आप माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा माइनस पी। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी है, तो हम कह सकते हैं यस ए बी माइनस बी ए जो है इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। तो फिफ्थ भी हो गया। सिक्स क्वेश्चन डायरेक्ट था, ठीक है ना। सिक्स क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे था कि पाई बाय tan इनवर्स 1 तो होता है पाई बाय 4 पे।
और साइन की टेबल में से माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस साइन और हाफ हो गया, और हाफ होता है पाई/6 पे। और रूट की टेबल में भी √3/2 कब आता है? पाई/2 पे, पाई/6 पे सॉरी, है ना, 30 डिग्री भी आता है। ये पाई/6 से पाई/6 कट जाएगा आपका, तो आपके क्या आ जाएगा 2π/4 यानी पाई/2। तो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा पाई/2। ठीक है। और 7th क्वेश्चन में बोला था कि 1 3 और 0 0 से पास करती लाइन की इक्वेशन निकालो डिटरमिनेंट से। ये इस बार आपका कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया है। वैसे तो ईजी था। क्या करना होता है, हम मान लेते हैं कि लेट x, y बी द पॉइंट ऑफ द लाइन। अगर ये पॉइंट उसी लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और अगर कोलिनियर है तो एरिया बाउंडेड बाय दीज 3 पॉइंट्स शुड बी 0, है ना। तो एक था आपका पॉइंट क्या था 0 0, एक था XY और एक था 1 3। तो आप क्या देंगे, एक पॉइंट था हमारा 1 3 फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड 0 0 और फिर XY, और यहाँ लिख देंगे 1 1 1। अब इसको ओपन कर लेते हैं और इसको 0 के को लग देंगे क्योंकि कोलिनियर है, तो ये हाफ उधर जगह 0 हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को मैं ना इसके लॉन्ग खोल देता बेटा। तो फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 0, अगली टर्म -1 क्योंकि ये ऑड कोफैक्टर है, और यहाँ आ जाएगा y - 3x = 0। आप किसी भी रो के लॉन्ग खोल सकते हैं, तो y = 3x आ गया। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। तो यही पूछा था डिटरमिनेंट से इक्वेशन लाइन निकालो। तो 6th भी हो गया, यानी पहले से क्वेश्चन तो बहुत ईजीली हो गए। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन में। हमें प्रूव करना है बाइजेक्टिव फंक्शन है 4x/3x + 4। तो बाइजेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं 4x/3x + 4। अब बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो पहले हम कहेंगे भी 1 to 1 शो करना है। तो लेट अस से fx1 = fx2 है, और अगर fx1 = fx2 है तो हमें शो करना है कि x1 = x2 आना चाहिए। तो 4x1/3x + 4 = 4x2/3x2 + 4, है ना। 4 से 4 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x1x2 + 4x1 = 3x1x2 + 4x2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x1 = 4x2 हो गया, 4 से 4 कट गया, x1 = x2 आ गया। तो इसका मतलब यस, ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया 1 to 1 फंक्शन। तो हम कह देंगे यस 1 to 1 फंक्शन हो गया fx। अब हमें शो करना है ये ऑन टू फंक्शन है, तो हमें कोडोमेन = रेंज दिखानी है। तो y = 4x/3x + 4 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 3xy + 4y = 4x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो x की वैल्यू एक साथ कर देते हैं। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, इसको नीचे ले जाते हैं। अब ये फंक्शन कहाँ डिफाइन है, क्योंकि ये रेशनल फॉर्म में है, तो हम कहेंगे भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी y हमारा 4/3 नहीं होना चाहिए। यानी हमारे पास रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई ऑल रियल नंबर y कैन टेक एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 4/3। और आप चेक करोगे ना तो यही कोडोमेन दे रखा है, एक बार चेक कर ले, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/3। देखो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/3 यानी कोडोमेन = रेंज हो गया। तो कह देंगे यस, क्योंकि कोडोमेन और रेंज बराबर है, सो दिस इम्प्लाइज fx इज ऑन टू फंक्शन, और fx 1 to 1 ऑन टू है, तो कह देंगे यस एज fx इज 1 to 1 एंड ऑन टू, सो fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी दिया था कि भी इस क्वेश्चन को आपको मैट्रिक्स मेथड से करना है। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से करने के लिए हमें पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं 2 1 1, XYZ की कोएफिशिएंट है 2 1 1। तो लिखेंगे भी द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म एज 2 1 1, और इधर आ जाएगा XYZ, और इसका दे रखा है 4 के इक्वल।
ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं क्या, अगला है एक्स का कोएफिशिएंट 3 -2 -1, 3 -2 -1, 3 -2 -1, और ये दे रखे आपको 0 के इक्वल, और फिर है 1 -1 और 1, और ये दे रखे 1 के इक्वल। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 -1 1 है एक्स वाई जेड की कोएफिशिएंट, ठीक है। 1 -1 1। अब हम इसको हमें सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ये ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स, और इसको बी मैट्रिक्स। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई कि ए एक्स इक्वल टू बी है, दोनों साइड प्री इन मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, तो एक्स क्या आ गया, ए इनवर्स बी। अब एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, कोफैक्टर निकालने हैं, और कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, कोफैक्टर निकालने के बाद हमें इसके कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, एडजॉइंट निकालना। ठीक है, तो पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं बेटा, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ये होता है कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। तो ये आ जाएंगे C11 C12 C13 21 22 23 31 32 33, है ना। तो हमने ये तो कोफैक्टर निकाले, और हमें पता है कि माइनर निकालेंगे और इन चार का साइन चेंज कर देंगे। तो फटाफट निकालते हैं। तो C11 आ जाएगा आपका -2, ये -2 है, -2 -1 -3। फिर हम निकालेंगे 3 + 1 4, तो ये -4 हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे -3 + 2, तो -1 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे नेक्स्ट का, तो आ जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे, ठीक है। तो अच्छा, एक 2 1 की बात करते हैं। 2 1 में कर बेटा, 2 1 होगा 1 + 1 2, तो -2 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 + 1 2, और फिर निकालेंगे 2 - 1 1 हो जाएगा। उसके बाद -2 - 1 -3, और ऐसे भी हम आखिरी में आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं ना, एक्स वाई जेड निकाल के वो भी कर लेंगे बाद में। तो -1 + 2, तो -1 + 2 तो 1 हो जाएगा। उसके बाद -2 - 3 -5, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद -4 -3 -7, ये निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट हमें पता है कि हम किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। सब कराया हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ हम पेपर अब सॉल्व कर रहे हैं रिवाइज करने के लिए, कि अगर बाई चांस अभी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो पता चल जाए। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, और ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर है, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे ये, एक बार देख ले ज़रा, हमारे पास क्या आए थे कोफैक्टर 2 1 1, और ये आए थे, यही निकाल लेते इसका डिटरमिनेंट, है ना, ताकि अगली वहाँ पे लिख सके डायरेक्ट। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2 × -3 -6 -4 और -1 -11। तो अब ए इनवर्स लिखते ज़रा, और ये नॉन ज़ीरो है तो इसका नो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनवर्स होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते, क्या आ रहा है, -3 -4 -1। उसके बाद आ रहा है -2 1 -3। उसके बाद आ रहा है 1 5 -7। अब एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर क्रॉस चेक कर लेंगे कि भी हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारा, ये रहा 4 0 1। ये आ जाएगा -12 + 0 + 1 -11। उसके बाद -16 + 0 + 5 -11। उसके बाद -4 + 0 और -7, तो -11। अब -11 बाहर है, और -11 को जब अंदर ले जाओगे तो -11 / -11 1 1 हो जाएगा। तो ये तो एक्स मैट्रिक्स था, और एक्स मैट्रिक्स क्या है, स्मॉल एक्स वाई स्मॉल वाई स्मॉल जेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 1 आ गई,
y की वैल्यू 1 आ गई और z की वैल्यू 1 आ गई। और आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ना। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन में पुट करके देख लो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पुट करके देख लो, तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 1 4, ठीक आ रहा है। 1 - 1 0 + 1 1 आ रहा है, और फिर 3 - 2 - 1 तो 0 आ रहा है। तो यानी हमारा परफेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने ये जो इसका प्रैक्टिस टेस्ट था वो भी डिस्कस कर लिया, फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट का, और मेन पेपर भी डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स पे बेस पे मैंने पेपर दिया था आपको, और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए बच्चों के बेटा, ठीक है। तो इसको ट्राई करिएगा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बट आई होप ये सारे दोनों पेपर करके, प्रैक्टिस पेपर और मेन पेपर करके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ओके, बाय।